ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये बेसिक सीरीज में तीसरा पार्ट है जिसमें हम जान रहे हैं कि कौन से ग्रह किन राशियों में उच्च के होते हैं, किसमें नीच के होते हैं, कौन उनकी मूल त्रिकोण राशियाँ होती हैं और किसके वह स्वामी ग्रह हैं और क्यों वह एक खास राशि में ही उच्च और नीच के माने गए हैं, उनका कारण क्या है, उसको आज हम तथ्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीडियो बना चुका हूं बेसिक सीरीज़ में। यदि आपने वो नहीं देखे तो मेरा आग्रह है आप उसको देखें, क्योंकि आज जिन बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो काफ़ी हद तक पिछले वीडियो से जुड़े हुए रहेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि ग्रह कौन सी राशियों में उच्च और नीच और मूल त्रिकोणों में माने गए हैं, उनकी डिग्रीज क्या रहती हैं एग्जैक्ट अगर देखा जाए एक खास राशि में उच्च और नीच की स्थितियों में, और किन राशियों के वो स्वामी ग्रह हैं। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे हैं जिसमें हमने ग्रह लिए हुए हैं और किन राशियों को वो स्वामी ग्रह माने गए हैं पहले उनको लिखा गया है। रूलर साइन कौन से होते हैं उनके, फिर एक्सॉल्टेशन यानी उच्च की राशियां कौन सी हैं हर ग्रह के लिए, फिर नीच की राशि, फिर मूल त्रिकोण की राशि, और कौन से ग्रह किन राशियों किन ग्रहों के मित्र होते हैं, किन ग्रहों के शत्रु होते हैं नेचुरली, और न्यूट्रल यानी किन के लिए वह सम होते हैं। तो यहाँ पे सूर्य से शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे पहले वीडियो में ही मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन से ग्रह किन राशियों के स्वामी ग्रह हैं फर्स्ट पार्ट में। तो उसमें सूर्य जैसे सिंह राशि का स्वामी है, चंद्रमा कर्क का है, और ये जो नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये नंबर जो है वो राशि को सिंबलाइज करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 से लेके 12 नंबर तक हर राशि का एक एक नंबर होता है। तो सूर्य जो है सिंह राशि में उसकी खुद की राशि है। ऐसे चंद्रमा के लिए कर्क राशि है, मंगल के लिए वृश्चिक और मेष हैं, बुध के लिए फिर मिथुन और कन्या, बृहस्पति के लिए धनु और मीन, शुक्र के लिए वृषभ और तुला, शनि के लिए मकर और कुंभ, राहु के लिए कुंभ और केतु के लिए वृश्चिक। ये उनकी खुद की राशियां मानी गई हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा यदि आप ज्योतिष में नए हैं, बिगिनर हैं, तो ये एक सीक्वेंस कि कौन सा ग्रह किन राशियों का स्वामी है ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आप किन राशियों में वो उच्च के होते हैं इनको देखते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो में। सूर्य जो है वह उच्च का माना गया है मेष राशि में, खासतौर से एग्जैक्टली 10 डिग्रीज पर मेष राशि में ही सूर्य उच्च का क्यों है, इसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है इसका, क्योंकि सूर्य दिखाता था एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य को, जो कि परिवर्तित होता है विमर्श शक्ति द्वारा एक सीमित भौतिक द्वैत चेतना में। यानी कि सूर्य एक पर्सोनिफिकेशन है एब्सोल्यूट नॉन डुअल प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस का, सच्चिदानंद जिसे कहते हैं, और जो कि हमारा एब्सोल्यूट नेचर है, और वह परिवर्तित होता है एक सीमित भौतिक द्वैत चेतना में, पुरुष जिसको कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट देखिए बेसिक सीरीज में, मैंने ऑलरेडी उसमें ये बातें गहराई में कवर करी हैं। अगर वह आपने नहीं देखा है तो यहाँ जितनी बातों की चर्चा होगी वो आपके लिए समझना कठिन होगा। तो यहाँ पे सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है, नेचुरल, इट इज अ पर्सोनिफाइड वर्जन विच सिंबलाइजेज द आत्मा विद इन यू एंड विद इन एवरीबडी। तो सूर्य जो है, और सूर्य आइडेंटिटी का भी कारक माना गया है कि आप कौन है, ईगो। तो ईगो का अर्थ घमंड या अहंकार नहीं है, ईगो का अर्थ है हु आर यू एज अ एंटिटी, आप कौन है, आपकी पहचान क्या है। तो सूर्य जो है, और पहचान क्या है, आत्मा, मेरी पहचान आत्मा है। तो हु एम आई अगर आप स्पेक्यूलेट करें तो आप एक स्थिति तक पहुंचेंगे जहां आत्मा को छोड़कर बाकी सब निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर सूर्य उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको संबोधित करता है। तो मेष राशि क्या थी कि 5वें भाव यानी सिंह राशि से सृजन प्रारंभ हुआ है, क्रिएशन, और मेष में जाकर वो एब्सोल्यूट रियलिटी जो थी वो कन्वर्ट होकर एक फाइनाइट इंडिविजुअल डुअल रियलिटी में कन्वर्ट हुई है। तो एक पुरुष बना है, सब्जेक्ट तैयार हुआ है। तो हु इज पुरुष? द सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस ब्लिस, इसको जो है पुरुष कहा जाता है। तो हु इज पुरुष? हम एक सीमित भौतिक चेतना में जब आते हैं सृजन के द्वारा तब हमको पुरुष बोला जाता है।
अगली बात रहती है कि क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, इट इज शोइंग योर ट्रू आइडेंटिटी, तो यदि आत्मा नहीं है, यानी आत्मा यानी वह ऊर्जा, द लाइट विच इज देयर गवर्निंग द एंटायर क्रिएशन, तो वह भी सूर्य के बिना मुमकिन नहीं होगा। तो यहां पे सूर्य मेष राशि में इस कारणवश उच्च का होता है, ये हाईएस्ट स्थिति है। और उच्च का अर्थ है कि ये कंडीशन हर ग्रह अपनी अपनी जिन राशियों में वो उच्च के होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा ताकत महसूस करते हैं, सबसे ज्यादा वो बली हो जाते हैं। तो सूर्य मेष में इस वजह से उच्च का होगा। ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है, टॉरस, क्योंकि वृषभ राशि क्या है, चंद्रमा पर्सोनिफाइड वर्जन होता था विमर्श शक्ति का, चित्त शक्ति का, जो क्रिएशन सृजन कर रही है। तो सूर्य पर्सोनिफाइड वर्जन है शिव का, जो कि एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एब्सोल्यूट चेंजलेस प्रिंसिपल बिहाइंड द एवर चेंजिंग रियलिटी, वो शिव को कहा जाता है। ऐसे ही चंद्रमा कौन है, पर्सोनिफाइड वर्जन ऑफ द शक्ति। तो शक्ति और शिव मिल करके सृजन करते हैं ब्रह्मांड का। तो यहां पर चंद्रमा जो है वृषभ, वृषभ राशि भौतिकता की होती है, माया की होती है, संपूर्ण अखंड माया को दिखाती है। तो चंद्रमा यहां पर आकर सबसे अधिक बलशाली होता है क्योंकि वह कारक है सृजन का। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर क्रिएशन इन दिस होल रियलिटी। होल यूनिवर्स कहना भी छोटा शब्द है क्योंकि देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो एंटायर क्रिएशन अगर कहा जाए तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मून। तो चंद्रमा वृषभ में उच्च का होता है क्योंकि यहां पर उसके पास सबसे अधिक ताकत है सृजन करने की। ऐसे ही मंगल है, मंगल जो है वह उच्च का होता है मकर में। मंगल, और यहां सबसे बड़ी खास बात देखेंगे कि अगर आप एनिमीज देखेंगे तो मंगल के लिए शत्रु कौन है, शनि, शुक्र और राहु। तो मंगल जबकि मकर में ही उच्च का हो रहा है, तो मकर राशि शनि की होती है, फिर भी अपनी शत्रु की राशि में मंगल उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है, मंगल क्या दिखाता था, मंगल काल पुरुष कुंडली में पहले भाव का स्वामी बनता है और उसमें वह दिखाता है एक फाइनाइट इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो खड़ा हुआ है, जिसे हम पुरुष कह रहे हैं, विच हैज बीन क्रिएटेड नाउ, अब माया में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वह माया में कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू डू द एक्शंस, हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। आप कितने ही अकर्मण्य इंसान क्यों ना हो, कर्म से बच नहीं सकते। सांस लेना तक भी कर्म है, खाना खाना तक भी कर्म है। तो कर्म, जब तक प्राणी जीवित है इस सृष्टि में, कर्म से मुक्त नहीं हो सकता। मंगल और शनि कर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, यह दोनों कर्म योग को दिखाते हैं। और यहां पे हम साधारण कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम श्रेष्ठतम कर्म की बात कर रहे हैं, जहां एक प्राणी कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं कर रहा, जिसे कर्म योग कहा जाता है। और वह मंगल शनि उसके कारक बनते, द्योतक बनते, दे सिंबलाइज दैट। तो मंगल शनि है वर्कहोलिक प्लैनेट्स इनको कहा जाता है। तो यहां पे शनि है कर्म का, कर्म करने का प्रक्रिया, और मंगल है कर्म करने के पीछे की ऊर्जा, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डू द एक्शन। तो मंगल यहां पर मकर में सबसे ज्यादा उच्च का होता है, बलशाली महसूस करता है, क्योंकि यहां पर मंगल और शनि दोनों ही कर्म योग के कारक बनते थे। एक्शंस विदाउट दी एफिनिटी और अट्रैक्शन टुवर्ड्स द रिजल्ट, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करने की प्रक्रिया को कर्मयोग कहा जाता है, जिसके लिए मंगल शनि जिम्मेदार बनते हैं। और मकर में वो इस कारणवश उच्च का होता है, श्रेष्ठतम परिणाम है उसका। ऐसे ही बुध, बुध होता है कन्या में उच्च का होगा, क्योंकि कन्या राशि जो है बुध की खुद की है, पर कन्या दिखाती क्या है, कन्या है आपका तर्क वितर्क, सोच बुद्धि विचारधारा। तो इट इज योर लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल। तो यहां पे बुध क्या था, पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुका हूं कि बुध जो है वह जो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जब क्रिएशन के टाइम पे डिवाइड हो रही होती है विचार के द्वारा, उसको बुध संबोधित करता है। इट रिप्रेजेंट्स दैट। तो व्हाट दैट, द डिवीजन इन थॉट और द ओरिजिनेशन ऑफ द थॉट एंड देन डिवीजन इन थॉट। तो दैट डिवीजन इज क्रिएटिंग द डिवीजन इन कॉन्शियसनेस विच इज लीडिंग टू क्रिएशन। तो वह एक विचार की उत्पत्ति का कारक बनता है, और वह विचार धीरे धीरे चेतना, शुद्ध अद्वैत चैतन्य के विभाजन के लिए कारक बनता है। और जब वो विभाजन होगा तब माया का प्रारंभ होता है। तो बुद्ध उसका कारक होता है। तो बुद्ध शोज व्हाट, इसकी पहले वीडियो में चर्चा हुई है कि वो दिखाता है सबसे पहले अहम विमर्श को, आई एक्सपीरियंस, उसके बाद
अहम इदम विमर्श को, आई एम दिस एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद इदम अहम विमर्श को, दिस एम आई एक्सपीरियंस। तो ये चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं, पहला वीडियो देखिए। तो इसमें जो है बुद्ध इस डिवीजन इन थॉट प्रोसेस को दिखा रहा है, जो कि अंततः सृजन करती है, डिवीजन विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो बुद्ध इस वजह से उच्च का होता है कन्या में। और इसका दूसरा कारण है कि बुद्ध इज अवेयरनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। बुद्ध जो है हमारे भीतर के सेंसरी सिस्टम्स का कंट्रोलर होता है। तो पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके पांच तन्मात्राएं हैं, फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। तो यह सब मिला करके इनको सबको कौन नियंत्रित करता है? बुद्ध, मरकरी, बिकॉज इट इज द कंट्रोलर ऑफ द ऑफ एंटायर सेंसरी सिस्टम, जो कि आपको मटेरियल वर्ल्ड के लिए अवेयर बनाता है। अगर सेंसरी सिस्टम नहीं होगा तो अवेयरनेस विद द मटेरियल वर्ल्ड जीरो हो जाएगी। आप माया से सरोकार और तादात्म्य तब तक स्थापित नहीं कर सकते जब तक आपके शरीर में जो है ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और इंद्रियां हर प्रकार की कार्य नहीं कर रही। अगर इंद्रियां खत्म हो जाएंगी तो माया उसी क्षण विलुप्त है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे बुद्ध उसकी वजह से भी अवेयरनेस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड हमें चेतना प्रदान करता है भौतिक जगत की, उसके लिए भी ये कन्या में जिम्मेदार बनता है। इसके अलावा फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। उसका कारण क्या है? कर्क राशि होती है स्थिरता की और मन की, शुद्ध मन। तो बृहस्पति ज्ञान का कारक है, पर ज्ञान कौन सा? ज्ञान जो कि अहंकार में चूर नहीं, ज्ञान वह जो प्रज्ञता में स्थिर है। हाईएस्ट स्टेट ऑफ ज्ञान इज प्रज्ञता। तो प्रज्ञता मीन्स कि आप अपनी शुद्ध चेतना में दोबारा अंगीकार हो चुके हैं, दैट इज योर ट्रू नेचर। तो बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, और क्योंकि हम अज्ञान द्वारा भूल जाते हैं कि हमारी असलियत क्या है, हु वी आर रियली, तो बृहस्पति पहली बात तो हमको ज्ञान प्रदान करता है। और सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम परिणाम कर्क में आते हैं, क्योंकि कर्क राशि मन की है। तो हमें साधना किसको है? मन को, क्योंकि मन ही वह एक विषय वस्तु है जो कि हमको माया में भुलाता है, डिल्यूजन पैदा करता है, अज्ञान पैदा करता है। तो यहां पर अब यदि हम ज्ञान द्वारा अज्ञान काट देते हैं और स्थिरता प्राप्त करते हैं, स्थित प्रज्ञता जिसे कहते हैं, तो यहां बृहस्पति चरम परिणाम देता है कि अब आप लेश मात्र भी अज्ञान से सरोकार नहीं करेंगे। क्योंकि कौन सरोकार कर रहा है अज्ञान से? मन सरोकार कर रहा है। माइंड इज आइडेंटिफाइंग विद द इग्नोरेंस, एंड इग्नोरेंस इज द रीजन फॉर सफरिंग, दुख का कारण है। तो बृहस्पति ज्ञान प्रदान कर मन में स्थिर प्रज्ञता देता है, और स्थित प्रज्ञता आत्मबोध देती है। तो बृहस्पति यहां पर उच्च का होता है। ऐसे शुक्र मीन राशि में उच्च का। और यहां पर सबसे बड़ी बात देखें कि शुक्र जो है उस राशि में उच्च का है जो कि ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की मानी जाती है, और शुक्र माया का ग्रह है। तो ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? उसका रीजन यह है कि शुक्र जो है वो परमानंद का कारक होता है। इट इज द एक्सट्रीम सुपीरियर सुप्रीम ब्लिस। तो यहां पर वो सबसे ज्यादा परमानंद कहां प्राप्त होगा? जब व्यक्ति आत्मबोध की स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति को प्राप्त होता है। तो चाहे आप उसे मोक्ष कहिए, समाधि कहिए, जो कहिए, मुख्य बात यह है कि वह स्थिति जब तक नहीं आती तब तक माया परमानंद नहीं दे सकती, असंभव है ये। तो शुक्र भले ही माया का निर्माण करता है, पर माया का निर्माण क्यों है? माया का निर्माण है इस वजह से कि शुद्ध अद्वैत ब्रह्म अपनी शक्ति, विमर्श शक्ति द्वारा, जिसका कारक चंद्र था, वह माया का निर्माण करते हैं, यानी सृजन करते हैं, ताकि खुद की परमानंद को जो है अनुभूत कर सकें, स्वयं के परमानंद का अनुभूति कर सकें। तो परमानंद का जो कारक है ब्लिस, तो प्योर एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, फिर ब्लिस है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? शुक्र। तो शुक्र यहां पे मीन में उच्च का होता है, और मीन दिखाती है परमानंद को, आत्मज्ञान को, आत्मबोध को। ऐसे ही शनि है। शनि जो है तुला में उच्च का होता है, क्योंकि शनि क्या है?
शनि दिखा रहा है बंधन को। शनि कारक होता है लिमिटेशंस, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, बाउंड्रीज हैं, वो शनि उसका कारक है। तो और दूसरी बात, तुला राशि 7वें भाव की मूल राशि होती है कालपुरुष कुंडली में। तो पहला भाव क्या था? पुरुष, वी, हु आर यू एज अ पर्सन, तो वो हो तुम। तो पहला भाव है पुरुष और 7वां भाव है प्रकृति। तो पहला भाव हो गया सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन, सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी, दैट इज फर्स्ट हाउस। और 7वां भाव तुला राशि किसकी होगी? ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी माया। पर ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन क्या दिखा रहा है कि एक अभी मैं खड़ा हुआ हूं पुरुष, पर अब मेरे सामने प्रकृति भी खड़ी हुई है, पर प्रकृति जो है सीमित है, प्रकृति में सीमाएं हैं। और सीमाएं किस कारणवश आ रही हैं? ऑब्जेक्ट्स की, विषय वस्तु जो प्रकृति में खड़े हुए हैं। तो यहां पर जो सीमाओं का कारक है वो शनि बनता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि माया यानी सिविलाइजेशन, माया में संस्कृति और एक सभ्यता, दो की जो है बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये नहीं होंगे तो इसके बिना माया कुछ नहीं है। जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं होगा यदि सभ्यता नहीं है। पर सभ्यता ऐसे नहीं बनती, सभ्यता बनती है व्यवस्था के द्वारा। देयर इज ए पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट, अ लॉ एंड ऑर्डर। एक व्यवस्था है, एक न्याय है, एक धर्म का पालन है, कुछ भी अनाप शनाप तरीके से गढ़ नहीं दी गई है। तो उस ऑर्डर को, उस स्ट्रक्चर को, उस लॉ को, उस व्यवस्था का जो कारक बनता है वो शनि है। क्योंकि ये व्यवस्थाएं क्या दिखाती हैं? व्यवस्थाएं दिखाती हैं सीमाएं, व्यवस्थाएं दिखाती हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इसका कारण शनि बनता है। और शनि जो है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? प्योर एनार्की होगी। अगर आज आप सभ्यता भंग कर दें, सारे सिस्टम कोलैप्स कर दें, बचेगा क्या? सिविलाइजेशन विल एंड एंड यानी ह्यूमैनिटी विल एंड। इंसान क्षण भर नहीं लगेगा जानवर बन उठेगा। ये खाली हमारे संस्कृति और सभ्यता का भय है या फिर व्यवस्था का एक ऐसा निर्माण है जो कि हमको इंसान बनाने पे मजबूर करता है, क्योंकि नेचुरल नेचर हमारा जानवरों वाला है। तो यहां पे कंडीशन जो है, शनि हमारे भीतर वो ऑर्डर, वो स्ट्रक्चर वो पैदा करता है कि भाई आपको इस जीवन में अगर आप आए हैं तो नाउ यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द माया। इट्स नॉट कि भाई कोई रैंडम सिचुएशन नहीं है कि कुछ भी कर लोगे और कुछ भी मिल जाएगा। तो शनि इसका सबसे बड़ा कारक है। दूसरा, राहु वृषभ में उच्च का है, केतु वृश्चिक में उच्च का है। तो इसके राहु किसका कारक है? डिल्यूजन, अज्ञान का कारक है। और अज्ञान कहां से जन्म लेता है? माया, जो पूरी सृष्टि का निर्माण हो चुका है, जिसमें आप जी रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो यहां पर राहु उस अज्ञानता का कारक है। और अज्ञानता सबसे ज्यादा वृषभ में जन्म लेती है, मिथुन में नहीं। कई लोग इसमें जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन उठाते हैं कि नहीं मिथुन में है। इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 वीडियोस हैं। एक, राहु केतु क्या है, उनका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, कैसे वो कार्य करते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, कार्ड सेक्शन में उस वीडियो को दिखाया जा रहा है, आप उसको देखें, समझ पाएंगे। क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है कि वृषभ में और वृश्चिक में ही क्यों उच्च के होते हैं। और दूसरा वीडियो जो है राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है। उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है गहराई से कि वाई दे आर एक्सॉल्टेड इन टॉरस एंड नॉट इन जेमिनाई। मिथुन में एक्सॉल्टेड नहीं माने जाते, वृषभ में होते हैं, और केतु भी वृश्चिक में होता है। तो उसको आप देखें। और केतु वृश्चिक में क्यों होगा? क्योंकि केतु माया से तादाद में नहीं रखता, वो मोक्ष, ध्यान, समाधि और इनका ग्रह। तो इट शोज एब्सोल्यूट रियलिटी, वो कभी क्रिएशन करेगा ही नहीं। तो वृश्चिक राशि उस चीज को दिखाती है, एब्सोल्यूट मैनिफेस्टेशन, एब्सोल्यूट रियलिटी को दिखाती है, डेथ को दिखाती है, इट नेवर क्रिएट्स। तो इस वजह से उच्च का है। अब सूर्य नीच का क्यों है? नीच का होता है तुला में। सिंपल कारण है, क्योंकि सूर्य जो है, जो कि प्योर सब्जेक्ट है, उसको अगर आइडेंटिफाई करना पड़ जाएगा प्योर ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली नीच का महसूस करेगा। तो यहां पे सूर्य किसका कारक होता था? आत्मा का। सूर्य किसका कारक होता था? हमारी आइडेंटिटी का, हम कौन है, ईगो। तो यहां पे अगर हम भूल जाएं कि मेरा असली तत्व शुद्ध अद्वैत चैतन्य का ना होकर, शुद्ध आत्मा का ना होकर, एक प्राणी मात्र का है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ऑब्जेक्टिफाइंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को वस्तु से संबोधित करने लगते हैं। और ये सबसे ज्यादा
खराब स्थिति दिस होती है, वर्स्ट सिचुएशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग और एनीबडी, बिकॉज सूर्य यहां पे जो पुरुष शुद्ध चैतन्य का कारक है वो प्रकृति, क्योंकि इस तुला राशि प्रकृति की है, ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन, उससे आइडेंटिफिकेशन जब करने लगे तो भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, तो इट इज द वर्स्ट सिचुएशन। तो यहां पे इस वजह से नीच का होता है। ऐसे ही चंद्रमा चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है। उसका कारण सिंपल है, क्योंकि चंद्रमा चित्त शक्ति जो कि सृजन करने के लिए जिम्मेदार है उसका द्योतक है। अब वो वृषभ में पूर्ण सृजन करता है, पर वृश्चिक राशि किसको दिखाती है? वृश्चिक राशि इज एब्सोल्यूट रियलिटी, जो कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, एब्सोल्यूट रियलिटी। तो वृश्चिक राशि या तो डेथ को दिखाती, डेथ यानी डिसोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, प्रलय जिसे कहते हैं, और दूसरा मर्जिंग बैक टू द ओरिजिनल रियलिटी, यानी आप दोबारा से उस सीड फॉर्म में जा रहे हैं, दैट इज वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक में चंद्रमा कभी क्रिएशन करेगा ही नहीं, तो यहां पे इस वजह से नीच का हो जाता है। पर चंद्र का मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है सृजन, इस वजह से नीच का होगा। ऐसे ही मकर में कर्क में मंगल नीच का हो जाता है, क्योंकि कर्क राशि किसकी है? सुख और आनंद की है, मन की है। पर मंगल मकर में उच्च का होता था क्योंकि कर्म योग को दिखा रहा है। पर कर्म योग क्या दिखाता है? कर्म करना होगा, फल की चिंता नहीं करनी है, जो मिलेगा उसे स्वीकार करिए। पर कर्क राशि क्या होती है? मन की। मन हमेशा फल की चिंता करता है, मन कभी भी कर्म की चिंता नहीं करता। तो यहां पे मंगल अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खोने लग जाता है, क्योंकि कर्क में पहली बात तो उसके पास वह ऊर्जा नहीं बचती है, कारण नहीं बचता है, लक्ष्य या उद्देश्य या मकसद जिसे कहते हैं कि मैं कर्म करूं क्यों, कंफ्यूजन पैदा होता है। और दूसरी बात कि अगर मैं कोई कर्म कर भी रहा हूं तो मुझे अंत में मिलेगा क्या? तो कर्म योग तो खत्म हो गया। तो इस वजह से यहां पर मंगल नीचस्थ माना जाता है, क्योंकि आप अब कर्म को छोड़कर फल के पीछे भागने लग रहे हैं, ताकि हमें जो है अपना जीवन पूरे सुख शांति से बिताएं। ये इसमें कोई खराब बात नहीं, पर मंगल सुख शांति का कारक नहीं होता है। मंगल कारक होता है पूर्ण इच्छा शक्ति के द्वारा मेहनत करने का, परिश्रम करने का, जिसमें जो कि परिणाम की चिंता नहीं कर रहा है, जो परिणाम मिलेगा वो उसे स्वीकार होगा। तो दैट इज मार्स एंड इट फील्स डेबिलिटेटेड इन कैंसर। ऐसे ही बुध जो है वो मीन में नीच का होता है, क्योंकि मीन राशि क्या होती है? मीन राशि दिखाती है अद्वैत शुद्ध चैतन्य को, हमारे ओरिजिनल नेचर को, तो और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को, प्योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को। तो पर बुध क्या है? मटीरियल कॉन्शियसनेस, जो हमें अवेयरनेस देता है मटीरियल वर्ल्ड से। मीन राशि क्या है? अवेयरनेस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहां पे बुध जो है नीच का होता है। दूसरा कारण यह भी है कि बुध तर्क वितर्क बुद्धि मेधा का ग्रह माना गया, पर जो पूर्ण सत्य है वह तर्क वितर्क के परे है। तो एब्सोल्यूट रियलिटी इज बियॉन्ड लॉजिक, रीजन, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन, उसके परे है। और बुध के बुध यहां पे इस वजह से असहज महसूस करता है, नीच का हो जाता है, क्योंकि वह तर्क के बाहर सोच ही नहीं पाता। It does not have the capacity to understand the abstract reality of the world. तो इस वजह से बुध यहाँ नीच का होगा। ऐसे ही बृहस्पति मकर में, मकर राशि में बृहस्पति इसलिए नीच का है क्योंकि यहां पर बृहस्पति के पास कोई भी ताकत नहीं बचती है कि वह माया से हटकर कोई दूसरे आध्यात्मिक जीवन के परिणाम दे सके। मकर में बृहस्पति अच्छे परिणाम भी देता है, पर प्रॉब्लम यह रहती है कि मकर में जनरली वह दुनियादारी और माया में ही अटका के रखेगा, जो कि बृहस्पति का मूल स्वभाव नहीं है। बृहस्पति कारक माना गया है ज्ञान धर्म आध्यात्म का। अब ज्ञान धर्म आध्यात्म मकर में खत्म हो जाता है, क्योंकि मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, और ये हमारे जो दुनिया चल रही है, ऑल द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, लॉ, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, कॉमर्स, इन सबको दिखाती है। तो इनके बिना माया नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी। पर बृहस्पति यहाँ पर अटक के रह जाता है कि मैं यहाँ पे बस यही व्यवस्थाओं को समझते रह जाऊंगा, मटीरियल नॉलेज ही इकट्ठे करते रह जाऊंगा, मेरा आत्मबोध तो कभी होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे परिस्थिति क्या होती है कि वह नीचस्थ हो जाता है। फिर शुक्र कन्या में नीच का होगा, क्योंकि कन्या राशि जो है वह तर्क वितर्क की मानी गई है,
और कन्या राशि जो शुक्र क्या है, शुक्र एक परमानंद का ग्रह माना गया है, क्रिएटिविटी आर्ट्स का ग्रह माना गया है, कला का ग्रह माना गया है। तो अब यहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि शुक्र जो कि एक आर्टिस्ट है और कन्या राशि का एक साइंटिस्ट है, तो ये दोनों अपोजिट नेचर में फंस चुके हैं कि शुक्र जो कि सृजन की महत्ता को समझते हुए उसमें परमानंद अनुभूत करे, वो अब उसमें इतनी इंक्वायरी करने लग उठता है कि इट रीचेस टू अ स्टेट ऑफ अटर कंफ्यूजन एंड मीनिंगलेसनेस। तो यहाँ पे शुक्र जो है एक एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट विच इज ब्रिंगिंग यू इटर्नल हैप्पीनेस, उसको छोड़कर एक्सेसिव ओवर स्पेक्यूलेशन की स्थिति में जाता है, जहां पे अब आप सिर्फ तर्क और चीजों में उलझते जाएंगे और जो मुख्य उद्देश्य था सुख और आनंद प्राप्त करने का वो खत्म हो जाता है। तो वीनस लूजेस इट्स एसेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस एज वेल एज इमेजिनेशन, इस कंडीशन में खत्म होता है। दूसरा, शुक्र सृजन का ग्रह है, इट क्रिएट्स, ये उत्पत्ति का ग्रह है, सृजन करता है ब्रह्मांड का और नेचुरल हर चीजों का। पर कन्या राशि ब्रह्मचर्य की मानी गई है, तो ये सृजन नहीं करती। तो यहाँ पे परिस्थिति ये आती है कि शुक्र इस वजह से नीचस्थ हो उठता है कन्या में। ऐसे ही शनि मेष में नीच का होगा। रीजन, क्योंकि जैसे सूर्य जो था वो पुरुष था, प्रकृति की स्थिति में नीच का होता था, ऐसे ही शनि प्रकृति है जो बांध रही है हमको, और मेष राशि पुरुष को दिखाती है जो कि असीमित है, तो वहां पे नीच का उठता है। वहां पे कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई, इट इज बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। तो पुरुष कौन? पुरुष आत्मा का तत्व है, शनि आत्मा का कारक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेष में नीच हो जाता है, क्योंकि अब जैसे सूर्य एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से आइडेंटिफाई कर रहा है, ऐसे ही शनि जो ऑब्जेक्ट का कारक है, प्रकृति, वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो अगर हम उसको सब्जेक्ट में डाल देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल नॉट एग्जिस्ट देयर, इट विल डाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज देयर बिकॉज इफ यू आर देयर, तुम हो तभी प्रकृति है, तुम नहीं तो प्रकृति नहीं। तो शनि यहां पे मेष में जाकर डिसोल्यूशन दिखाता है कि ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। अगर ऑब्जेक्ट खत्म हो गया तो अब अर्थ क्या है? माया खत्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे शनि मेष में नीचस्थ हो जाता है। ऐसे ही इसीलिए मेष राशि में शनि जो है ध्यान, योग, तपस्या, समाधि, संन्यास, इन सब के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, अगर अच्छे योग बने तो, वरना नहीं। ऐसे ही राहु वृश्चिक में नीच का होगा और केतु वृषभ में नीच का होगा, क्योंकि राहु अज्ञान का कारक है, सृजन क्रिएट करता है पूरी। इट हेल्प्स वीनस एंड मून टू क्रिएट द वर्ल्ड बिकॉज डिल्यूजन इज द मेन एलिमेंट। अगर अज्ञान नहीं है तो आप सृजन नहीं कर सकते। तो यहाँ राहु वृश्चिक में, जो कि एब्सोल्यूट रियलिटी को दिखाती है, प्रलय को दिखाती है, डिसोल्यूशन को दिखाती है, तो वहाँ नीच का हो जाएगा। ऐसे ही केतु जो कि डिसोल्यूशन और कर्मनाश को दिखाता है, वह वृषभ में नीच का हो जाता है। इसका रीज़न ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि आप इसको और जानने के लिए वीडियोज़ देख सकते हैं, जो मैंने अभी पहले आग्रह करे आपसे। ऐसे ही अब मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बात करते हैं। सूर्य जो होता है उसके लिए सिंह राशि मूल त्रिकोण है। रीजन आपको सिंपल है, क्योंकि सूर्य इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन। ऐसे क्रिएशन फॉर व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग, वो एक प्लेटफॉर्म देता है क्रिएशन करने के लिए शक्ति को। ऐसे ही चंद्रमा के लिए वृषभ मूल त्रिकोण होगा, क्योंकि वृषभ में ही सबसे ज्यादा पीक एबिलिटी है क्रिएशन की। मंगल मेष में मूल त्रिकोण होता है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, पर मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण है। क्यों? क्योंकि मेष में ही तो जाकर वो फाइनाइट पुरुष यानी फाइनाइट इंडिविजुअल बीइंग पैदा हुआ था काल पुरुष कुंडली में। तो मेष में मंगल मूल त्रिकोण राशि में माना जाएगा। ऐसे ही बुध के लिए कन्या राशि है। रीजन क्या है? जो उसके उच्च का होने का कारण था, सेम रीजन है जो अभी आपको मैंने बताया। ऐसे ही बृहस्पति धनु में जो है आपका मूल त्रिकोण होता है। धनु और मीन दो राशियां होती हैं गुरु की, पर वो धनु उसकी मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि धनु जो है वह एक कारक होती है हमारे आइडियल्स, बिलीफ सिस्टम्स और कॉन्शियंस की। तो यहाँ पे ये सारी जितनी चीजें दिखाई जा रही हैं क्यों है? क्योंकि देयर इज क्रिएशन एंड यू हैव टू लिव इन द क्रिएटेड वर्ल्ड।
आपको इस सृष्टि में रहना है जिसका सृजन किया गया है। तो यहां पे ग्रह नेचुरली उस स्टेट को ज्यादा फेवर करेंगे जहां पे क्रिएशन एग्जिस्ट करे, ना कि जहां पे क्रिएशन खत्म हो जाए। तो मीन राशि में क्रिएशन खत्म हो जाता है, गुरु समाधि और मोक्ष की स्थिति में चला जा रहा है, वो ये नहीं दिखाएगा। पर मूल त्रिकोण राशि क्या होगी? मूल त्रिकोण राशि है धनु। धनु होती है धर्म, न्याय और ज्ञान और आध्यात्म की। तो ये हमारे भीतर का बिलीफ सिस्टम है, आइडियोलॉजी है, मॉरल्स है, एथिक्स है, वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, वर्च्यूज है और कॉन्शियंस, सबसे बड़ी बात ज़मीर है तुम्हारे अंदर का। तो गुरु इसका कारक बनता है, क्योंकि ये सारी चीजें मीन राशि इनको नहीं दिखाती। मीन राशि दिखाती है एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। पर हमको क्या चाहिए? वेयर एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, जहां पे क्रिएशन पॉसिबल हो। तो गुरु इसमें धनु में मूल त्रिकोण होगा। अगली बात, यहां पे शुक्र के लिए तुला राशि ऑब्वियस है, क्योंकि तुला राशि किसकी है? माया की है। और दूसरी बात, तुला राशि जो रहती है माया में उस तत्व को दिखा रही है जहां पे संपूर्ण व्यवस्था खड़ी हुई है। जैसे शनि तुला में उच्च का होता है, ऐसे ही शुक्र तुला में मूल त्रिकोण होता है, यानी ज्यादा बेहतर महसूस करता है वृषभ से तुला में। तो तुला राशि है कंटिन्यूअस साइकिल विच इज गोइंग ऑन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द माया। अगर वह ना हो तो माया अभी तुरंत की तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो यहां पे शुक्र उसको दिखाता है। और क्यों, रीजन मैंने आपको बताया, जो शनि के उच्च का होने का कारण था कि व्यवस्था चाहिए, सिविलाइजेशन इज नेसेसरी। और सिविलाइजेशन कहां आ रहा है? तुला में आएगा, वृषभ में नहीं आएगा। वृषभ राशि खाली क्रिएट करती है, पर जो चीजें निर्माण होता है एक वक्त के बाद, एक और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स व्यवस्था खड़ी होती है, वो तुला देता है। तो शुक्र यहाँ पे तुला में मूल त्रिकोण होगा। ऐसे ही शनि कुंभ में, क्योंकि शनि का तत्व क्या है? वायु। और शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो कुंभ राशि वायु तत्व की है, शनि वायु तत्व का है। तो शनि वायु में ज्यादा बेहतर महसूस करता है। और दूसरी बात, शनि जो है दिखाता था बांधने को। किसको बांध रहा है? पूर्ण अद्वैत शुद्ध चैतन्य को बांधने का कार्य कर रहा है। तो वो कहाँ आएगा? कुंभ में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में भी इसकी चर्चा की गई है कि कैसे आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। तो इसके लिए कुंभ राशि मूल त्रिकोण है। राहु के लिए कन्या राशि मूल त्रिकोण होती है और कुंभ भी होता है। ऐसे ही केतु के लिए मीन राशि मूल त्रिकोण होती है और वृश्चिक राशि भी मानी जाती है। तो ये हमारे पास जो है कारण आपको बता दिए। अब इसके बाद मित्र और शत्रुओं की जो है लिस्ट है। तो सूर्य के मित्र कौन है? चंद्र, मंगल, बृहस्पति। शत्रु है शुक्र, शनि। चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य, बुध। शत्रु चंद्र का कोई नहीं होता है। ऐसे ही मंगल के मित्र है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। और यहाँ पर शत्रु रहेंगे शनि, शुक्र, राहु। बुध के मित्र है सूर्य, शुक्र, शनि। चंद्र दुश्मन यानी शत्रु है चंद्रमा। ऐसे ही बृहस्पति का सूर्य, मंगल, चंद्रमा। शुक्र, बुध, राहु जो होते हैं वो शत्रु हैं। ऐसे ही शुक्र के लिए जो है वह शनि, बुध मित्र होंगे, शत्रु होंगे सूर्य, चंद्र। शनि के लिए शुक्र और बुध मित्र होंगे और और शत्रु होंगे शनि, चंद्र। और राहु के लिए भी शुक्र, शनि, बुध मित्र होंगे, शत्रु होंगे शनि, चंद्र और सूर्य, चंद्र। और यहाँ पे केतु के लिए मित्र होगा मंगल। बाकी कोई मित्र नहीं रहता मंगल, पर वो भी स्पेसिफाइड सिचुएशन में हर बार नहीं है। और पर मंगल की तरह केतु व्यवहार करता है। और ऐसे ही शत्रु होंगे सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध। न्यूट्रल राहु और केतु के लिए कोई न्यूट्रल ग्रह नहीं होते हैं। बाकियों के लिए न्यूट्रल ग्रह रह सकते हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है। तो आज हमने यहाँ पे बहुत बखूबी जाना कि क्या राशियां हर ग्रहों को दी गई हैं, कौन से में उच्च के हैं, कौन से में नीच के हैं, कौन सी मूल त्रिकोण है, क्यों है, उनका कारण क्या है, इसको बखूबी हमने समझा है। अब अगले वीडियो में हम पंचांग को शुरू करेंगे। पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कुंडली का आकलन करने के लिए। उसमें हम जानेंगे कि पंचांग क्या होता है, उसके क्या क्या अंग होते हैं और उनको कैसे देखा जाता है। तो वह अब चर्चा होगी अगले पार्ट में, चौथे पार्ट में। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार और धन्यवाद।